तो बच्चों आज गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। तो गणतंत्र दिवस पे क्या हुआ था, हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। किस डेट को संविधान लागू हुआ था, डेट क्या थी वो? हाँ, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। और जो हमारे देश का संविधान है एक बहुत बेहतरीन संविधान है। क्यों? आप ऐसा समझो, जैसे मान लो 10 आदमी खड़ी कर दिए एक तरफ, ठीक है, और एक आदमी अलग खड़ा किया, तो 10 आदमी में जो जो अच्छी खास चीज़ें हैं उन 10 आदमी की अच्छी खास चीज़ें निकाल ली और एक आदमी के अंदर डाल दी। तो वो सोचो जो नया वाला आदमी है जिसके अंदर सारी खासियत डाली गई हैं वो कितना अच्छा आदमी होगा। होगा ना, कि होगा बहुत बेहतरीन आदमी। तो ऐसे ही है हमारे देश का जो संविधान है, बहुत देश के संविधानों से चीज़ें देख देख कर चुनकर बनाया गया है। और इसमें जो भी चीज़ें हैं सारी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो हमें देश के संविधान का सम्मान करना चाहिए और अपने देश का भी सम्मान करना चाहिए। और कुछ भी जो जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है वो आप खुद से पढ़ो। अब मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकता, हमें अपना चैप्टर चालू करना है। थोड़ा बहुत देखना, किसी से पूछना आज के दिन कि हमारे संविधान क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, वो चीज़ें आपको फॉलो भी करनी होंगी। ठीक है, तो हम आज अपने चैप्टर शुरू करते हैं। नया चैप्टर आज कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन और उसके यौगिक हमको शुरू करना है। तो करता हूँ मैं शुरू। तो बच्चों आज हमें पढ़ना है कार्बन और उसकी यौगिक। मतलब केवल एक चैप्टर, केवल एक तत्व के बारे में है, पूरा का पूरा चैप्टर। किसके बारे में? कार्बन, जिसका कि सिंबल क्या होता है? सी। सी सिंबल होता है। तो इसी के बारे में हम समझेंगे, कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो कार्बन एक क्या है? एक तत्व है, यौगिक है? तत्व है। तत्व एक। कार्बन क्या है? एक तत्व है। अब तत्व दो तरीके के होते हैं, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ गया, या तो धातु होगी या अधातु होगी। तो कार्बन धातु है, अधातु है? अधातु है। ठीक है। दूसरा, धातु अधातु मैंने कैसे बताया था? इलेक्ट्रॉन लेगा देगा तो धातु है, लेगा तो अधातु। ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना देता है। जस्ट अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो किस तरीके से देखेंगे। और कार्बन के बारे में क्या पता है आपको? पता है C12, मतलब इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और परमाणु भार 12 होता है। क्या मतलब है इसका? परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। इसका मतलब भार, जो एक परमाणु लेके आओगे कार्बन का, कार्बन हो उसके एक परमाणु हो, तो उसका भार तोलोगे तो 12 निकलेगा। क्यों निकलेगा 12? क्योंकि इसके जो नाभिक होता है उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। मतलब 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बनता है और 6 इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो 6 और 6 12, तो भार इसका हो गया। नाभिक का ही भार होता है, पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोई भार नहीं होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में होंगे। 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया? परमाणु बन गया किसका? कार्बन का। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब कि इसका जो नाभिक है उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, बना के दिखा दे रहा हूं मैं। इसका जो बीच में नाभिक होता है छोटा सा, 1 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन हो गए। ये क्या हो गए? प्रोटॉन। और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ये लाल वाले, लाल दिख नहीं रहे, थोड़े काले ही हो गए। ठीक है, तो ये 6 लाल वाले आपके हो गए प्रोटॉन, 6 काले वाले हो गए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कुछ को भी मान लो, 6 ही 6 हैं दोनों। और 6 इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। तो पूरा कार्बन का क्या है? परमाणु है। इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर? कार्बन के बारे में समझ पाए थोड़ा थोड़ा? कोई आपसे पूछे कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6। प्रोटॉन किसी नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं सचिन कुमार? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं नाभिक के अंदर। ठीक है, किसी परमाणु के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं सिमरन? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तीनों चीज। अगर ये पूरा का पूरा परमाणु है, अगर परमाणु के अंदर पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। और नाभिक के अंदर पूछूं तो नाभिक के अंदर क्या है? केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन लाल वाले न्यूट्रॉन मान लो, काले वाले प्रोटॉन मान लो।
तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक के अंदर केवल न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और पूरे परमाणु में देखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन भी आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं नाभिक के। बात समझ में आई आपको अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है? ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई कार्बन के बारे में आज। तो कार्बन के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या समझना है कार्बन के बारे में? सबसे पहले कि जो कार्बन होता है वो सहसंयोजन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो होता क्या है, बहुत ध्यान से सुनोगे आप अब मेरी बात को। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है, ये तो मैंने बेसिक बेसिक चीज़ें बता दी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कार्बन इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? कार्बन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो दुनिया के 90% यौगिक है ना, उनमें कार्बन होता ही होता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जीवित वस्तु हैं, पेड़ पौधे, हम आप तुम, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, कार्बन होता ही होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज समझते हो? ग्लूकोज मतलब जब हम कुछ खाते हैं उसका पाचन किस में हो जाता है? ग्लूकोज में हो जाता है। तो ग्लूकोज में पाचन हो जाता है, जल्दी आओ। तो कोई चीज़ खाते हैं तो ग्लूकोज में पाचन, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। समझ पा रहे मेरी बात को? हल्का फुल्का, चलो ठीक है। मतलब इतनी बात समझो कि जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित वस्तुएं हैं, उनमें सब में कार्बन तो होता ही होता है, ठीक है। मतलब कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना समझो आप। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, जल्दी से बता दो मुझे। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 4, तो संयोजकता कितनी है इसकी? 3 कैसे हो गई? 4 हुई ना भाई, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 6 है इसका, तो मैंने 2 10 18 बताया था आपको। तो 10 के अगर 6 है तो या तो 2 करे चाहे 10 करे, 4 ही लेने पड़ेंगे या देने पड़ेंगे। एक्चुअली 4 लेगा, ये 4 लेगा, ये 4 लेगा, इसीलिए इसको अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधातु। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब ये है भाई आपकी अधातु, ठीक है। किस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है वो समझेंगे हम ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझो, जैसे कार्बन है ये, ठीक है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बना दिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले गए 10 करेगा। ये मैंने बाहरी कक्षा के 4 बनाए, अंदर 2 हैं और 6 हैं टोटल इसके पास, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो किससे ले सकता है? किसी से भी ले सकता है। मैं हाइड्रोजन से लेके बता दे रहा हूँ, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? परमाणु क्रमांक कितना? 1। तो एक संयोजकता कितनी होती है? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है, शेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? शेयर। शेयर समझ रहे हो क्या है? आदान प्रदान कौन कह रहा है? उड़ा दूंगा, आदान प्रदान कर दूंगा मुक्के का। शेयर का क्या मतलब होता है? साझेदारी, साझेदारी, ठीक है। मान लो किसी के पास रोटी है, किसी के पास सब्जी है, वो कहेगा कि मैं रोटी रूखी नहीं खा सकता, तू सब्जी रोटी रूखी नहीं खा सकता। एक काम कर रहे हैं, दोनों लोग एक दूसरे को शेयर कर ले रहे हैं और दोनों लोग खाना खा ले रहे हैं मिल बांट के, इसको बोलते हैं शेयर, ठीक है। आदान प्रदान नहीं, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये वाला जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर आ जाएगा, ऐसी कार्बन का इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे खिसक जाएगा, हाइड्रोजन का थोड़ा आगे खिसक जाएगा। ये तो पहले से इधर मैंने बना रखा था, समझ रहे हो मेरी बात को? अब बहुत ध्यान से सुनना क्या होगा। कार्बन को लगेगा कि ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन पे एक ही होता है, क्रॉस से बनाया मैंने, और कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है वो डॉट से बनाए हैं, क्रॉस और डॉट, समझ रहे हो? जीरो कट्टा। तो कार्बन को लग रहा है ये सारे इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं। कितने लग रहे हैं इसके पास? 8 लग रहे हैं, नहीं इसको 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 तो इसके पास है ही, वो जो तुमने बनाई तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। एक्चुअली वो भारी कक्षा में, कोई भी परमाणु अपनी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। इसकी पहली कक्षा में तो 2 थे, तो वो मैंने दिखाया ही नहीं। समझ पा रहे मेरी बात को? अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, कार्बन है अगर, तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। तो भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी परमाणु चाहता है अपनी भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है अनमोल कुमार दीक्षित, ठीक है। तो इसको मतलब 4, इसकी भारी कक्षा में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये चाहेगा कि 4 और आ जाएं। क्या चाहेगा ये? 4 और आ जाएं। 4 और आ गए तो 8 हो जाएंगे, आ गए 4, ये देखो हाइड्रोजन से ले लिए इसने, तो हो गए कि नहीं 8? देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए 8, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास। इसका
काम चल गया। हाइड्रोजन के पास एक था, हाइड्रोजन क्या चाहेगा, मेरी पहली वाली कक्षा पूरी भर जाए, हाइड्रोजन पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये क्या चाहेगा, मेरी पहली कक्षा पूरी भर जाए तो एक और मिल जाए इसे, तो मिल गया, ये कार्बन वाला मिल गया, तो हाइड्रोजन के पास भी दो हो गए। तो ये क्या हो गया, ये शेयरिंग हो गई इलेक्ट्रॉन की, क्या हो गई, शेयरिंग। शेयरिंग मतलब साझेदारी, तो शेयरिंग की वजह से इनके बीच में एक बंध बन गया, क्या बन गया, बॉन्ड, बॉन्ड, बंध, एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। और क्या, कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं ये वाला बंध। समझ पाया मेरी बात को, ये वाला कार्बन, ये इसके चारों तरफ 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी जहां तक मुझे लग रहा है। अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को। तो अब होगा क्या, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बंध बन गया, सह संयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंध। कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, सह, ये सह संयोजक बंध बन गया किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ठीक है ना। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, साइलेंट कर लो जाए, उससे पहले मैंने पिछले चैप्टर में बताया था सोडियम और क्लोरीन, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया था, क्लोरीन ने ले लिया था, सोडियम ने दे दिया ले जा तू ऐश कर, और क्लोरीन ने ले लिया, तो इनके बीच में कौन सा बंध बन गया था, आयनिक, आयनिक, इन दोनों के बीच में एक बंध बन गया, डॉट से दिखाते हैं कौन सा, आयनिक बंध, ठीक है। तो फिलहाल सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध में क्या अंतर होते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है यहाँ पर हमारा। पिछले चैप्टर में मैंने आयनिक बंध बताया था, आयनिक बंध में क्या होता है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्लोरीन ने एक ले लिया, बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसफर, ले जा तू ऐश कर, ठीक है। लेकिन ऐश कर मतलब ये नहीं है कि वो कह देगा तू अपने घर ले जा, रहेगा उसी के पास ही, हाँ हाँ हाँ, एक ही आएगा, रहेगा उसके पास में ही, दूर नहीं जाएगा कहीं। तो ये आयनिक बंध बन गया था। यहाँ पर सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध में दोनों एक दूसरे के पास आए इलेक्ट्रॉन, इसने इसका लिया, इसने इसका लिया, दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, यहाँ पर बन गया सहसंयोजक बंध। बात समझ पा रहे मेरी बात को, कोई दिक्कत समस्या नहीं है आपको, ठीक है। कार्बन चैप्टर हमने चालू कर दिया, और कार्बन चैप्टर में मैंने अभी आपको क्या समझा दिया, कार्बन होता क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान संख्या बता दी। उसके बाद मैंने क्या बता दिया आपको, हैं, जब, और ये बता दिया कार्बन क्या है, सबसे ज्यादा कार्बन इंपॉर्टेंट इतना क्यों है, जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उनमें कार्बन तो पाया जाता ही जाता है, ठीक है। तो सब चीजें कार्बन की बनी हुई है, तो कार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सीखना भी देखोगे आप, कार्बन से क्या क्या बनेगा। जैसे आप शाम को घर जाते होगे तो डेली थोड़ा बहुत 2 पैक लगाते होगे, हाँ हैं, तो उसका जो पीते हो ना आप, जो 2 पैक लगाते हो, उसका होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अभी ये पढ़ोगे आप, क्या है ये, इसको बोलते हैं एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, समझ रहे हो ना। अगर ये आपको शुद्ध पिला दी जाए तो आपका एक ही दिन में बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध नहीं पिलाई जाती आपको, थोड़ी बहुत इसमें मिक्सचर रहता है पहले से, ठीक है। प्योर पिला दी जाएगी तो कोई खतरनाक नहीं। अब इसी के जैसा एक और होता है, ये जो मैंने बताया, देखो यहाँ पर क्या है, एक CH 4 हाइड्रोजन है कि नहीं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH4, क्या बनेगा फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मैथेन या मीथेन। क्या कर रहे हो अक्षय कुमार, तुम्हारी सारी एक्टिंग गिरी निकलवा दूंगा मैं, आ रही बात या नहीं, समझ, जानते नहीं हो तुम मुझे, अभी दिमाग खराब मत करो मेरा, बस ये बता दे रहा हूँ, ध्यान से समझते रहो, इधर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम उसके गले में हाथ डाल के क्यों बैठे हो, बीवी है तुम्हारी, ये जगह नहीं है तो गोद में बैठा लो, फिर जगह नहीं है तो ये क्या है, मीथेन, और ये क्या है, एथेन, दोनों एक ही चीज़ है, लगभग एक ही श्रेणी के हैं, मतलब एक ही चीज़ नहीं, एक ही श्रेणी के, अभी देखोगे आप, अगर इसको पिला दिया तो मतलब थोड़ा बहुत पानी में, ये तो जहर है, जहर, ये आपने थोड़ा सा भी पी लिया, खेल खत्म, ठीक है। कभी कभी दारू में ये भी मिली आ जाती है, तो वो कहते हैं जहरीली दारू, तो यही मिल जाता है उसमें, खेल खत्म हो जाता है, ये है दारू आपकी एक्चुअल वाली, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को, तो यही चीज़ अभी पढ़ने वाले हो आप। क्या कह रहे हो, अब मज़ा आ रहा है। अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको कि दारू पीने की वजह से होता क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन नहीं ले पाता है,
ये हमारा जो एक पीछे वो होती है, क्या बोलते हैं, मैंडुला, पता नहीं बायो में पढ़ा हुआ आपने, तो वो क्या रिफ्लेक्स एक्शन के लिए उत्तरदायी होता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे मान लो ये गर्म है, मैं छूंगा तुरंत हाथ हटा लूंगा, समझ रहे हो ना, क्यों, मेरा दिमाग का रिफ्लेक्स एक्शन काम कर रहा है, वो सिग्नल भेज रहा है दिमाग को, दिमाग ने कहा कि गर्म है हाथ हटा, तुरंत मेरा हाथ हट जाएगा। जब दारू पी लेते हो तो इससे ना रिफ्लेक्स एक्शन काम, दिमाग वो सिग्नल वाला प्रोसेस कम हो जाता है, ठीक है। उस टाइम पर जैसे कितना, क्या कहते हैं कि दारू पीने के बाद आदमी कैसा हो जाता है, कुछ भी करवा लो, कुछ भी करवा लो, पता नहीं पड़ता, पता तो पड़ता है उसको, जैसे कितनी भी गर्म चीज़ पकड़ो पकड़ लेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सिग्नल ही दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा, ये गर्म है, समझ रहे हो ना, उसको दर्द दिमाग में होता है। नहीं, झूठ बोलने वाला झूठ भी बोलता है, आज दुनिया इतनी बुरी हो गई है कि चाहे, हाँ, फेंकते में। तो बस समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो यही सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको, आज पूरा का पूरा पेक्कड़ बना के छोड़ूंगा मैं, ठीक है, पेक्कड़ बना के नहीं छोड़ूंगा, मतलब कि आपको बता दूंगा क्या क्या नुकसान है उसके, तो कभी जिंदगी में ये काम नहीं करोगे आप, ठीक है, हाँ। तो ध्यान से सुनते रहो, मैं क्या बता रहा था, ये CH4, ये सहसंयोजक बंध, ये आयनिक बंध, बंध पे बात पहुंच गई, मतलब कार्बन जिस तरीके का बंध बनाता है वो होता है सहसंयोजक बंध। अब कार्बन ही सहसंयोजक बंध नहीं बनाता है, जितने भी अगर अगर अधातु अधातु अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो सहसंयोजक बंध ही बनाएंगे। अभी तक हमने सहसंयोजक बंध की बात नहीं करी, तो पहले मैं थोड़े बहुत सहसंयोजक बंध की बात और कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद में आयनिक और सहसंयोजक बंध में अंतर बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ पा रहे हो मेरी, ठीक है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्या क्या बनाना सिखाया था, NaCl बनाना सिखाया था, जितने भी हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक यौगिक बनाने सिखाए थे, जो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है एक ले लेता है। धातु और अधातु, मैंने कहा था धातु और अधातु अभिक्रिया कैसे करते हैं, क्या पढ़ाया था मैंने, धातु और अधातु कैसे, धातु इलेक्ट्रॉन दे देता है और अधातु इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो वहां पर आयनिक बंध बनता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं, हाँ या ना, पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना। अब तो वहां पर एक धातु थे एक अधातु थे, अभी जो तो अभिक्रिया करेंगे वो दोनों अधातु अधातु अभिक्रिया करेंगी, धातु धातु कभी करती नहीं है। धातु धातु अभिक्रिया कैसे कर लेंगी भाई, आप खुद सोचो, जिसके पास दो लोग हैं, जिसके पास बहुत पैसा, उसको भी देने उसको भी देने हैं, दो लोग हैं, इसको भी पैसा बांटना है इसको भी पैसा बांटना है, तो इनमें कोई अभिक्रिया होगी, इसको भी पैसा बांटना है इसको भी पैसा बांटना है, तो इनमें अभिक्रिया होगी नहीं, इसको बांटना है इसको लेना है तो अभिक्रिया हो जाएगी। मतलब ये अधातु है ये धातु है और दोनों को ही चाहिए पैसा, दोनों ही भिखारी हैं, फिर तो भी अभिक्रिया हो जाएगी, क्यों, तो हो जाएगी, दोनों शेयर कर लेंगे आपस में, शेयरिंग से काम चलाएंगे। अमीर आदमी कभी शेयर करेगा, अमीर आदमी कभी शेयर करेगा, या तो वो दे देगा या फिर शेयर नहीं करेगा, वो खरीद लेगा ना। या अगर आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे तो आप भी बन जाओगे क्या, धातु बन जाओगे आप, क्या बन जाओगे, धातु। ना तो आप शेयर करोगे, आप बांटोगे, केवल लोगे किसी से नहीं, टेंशन नहीं लोगे, अरे तुझे चाहिए चल ले जा ऐश कर, समझ रहे हो ना, BMW चाहिए चल मैं दिलवा रहा हूँ ऐश कर, समझ रहे हो ना, क्या कह रहे हो, साइकिल दे दूंगा। ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, अब देखो मैंने वो आपको फालतू की बातें बता दी, अब कायदे की बात सुन लो। CO2, क्या CO2 बनाएंगे हम, और क्या बना देंगे, O2 बना देंगे, N2 बना देंगे, H2 बना देंगे, सब कुछ बना के दिखाता हूं मैं अभी। सबसे पहले O2 की संयोजकता कितनी होती है आप बताओ, लकी कुमार शर्मा, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, क्रमांक 8 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक, आओ आओ सचिन कुमार। तो बात चल रही थी कि ऑक्सीजन की कितनी संयोजकता होती है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, ठीक है, संयोजकता कितनी हो जाएगी 2, 10 करेगा वो, एक्चुअली भारी कक्षा में 8 करेगा, मैंने आपको जो पहले बताया था वो 10 बताया था, 10 का मतलब ये है कि भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना, समझ पा रहे मेरी बात को, ठीक है। तो 10 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, तो ये भारी कक्षा में 8 करेगा, पहली कक्षा में कितने हो गए इसके 2, और भारी में कितने हो गए 6, 8 है ना टोटल, तो 1 2 3 4 5 6, ये क्या करेगा अपनी भारी कक्षा में, हर परमाणु चाहता है कि भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कोई भी देश से मतलब नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो इसको कोई पूरी तरीके से दे दे या कोई शेयर कर ले, कैसे भी कर ले, ठीक है। तो एक्चुअली जब ये ऑक्सीजन से खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, O2 ही तो होता है ऑक्सीजन का फॉर्मूला, तो खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा शेयर करेगा। अब
अब हमेशा भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, भारी कक्षा के इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। ऑक्सीजन की भारी कक्षा में 6 हैं, पहली में 2 दूसरी में 6, पहली में 2 दूसरी में 6, तो भारी कक्षा में कितने हैं 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन बनाए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये वाले दोनों आपस में शेयर कर लेंगे, थोड़े इधर खिसक जाएंगे, ये थोड़े इधर खिसक जाएंगे। ये वाले ऑक्सीजन को लगेगा मेरे पास ये 8, ये मतलब ये दोनों भी आगे 8 हो गए इसके, 2 2 4 2 8, इसको लगेगा ये दोनों मेरे पास हैं, इसके पास भी 8 हो गए, बोलो हाँ या ना। तो इसने क्या 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। 2 2 इलेक्ट्रॉन से लिखेंगे कैसे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इस तरीके से सहसंयोजक बंध दिखाए जाते हैं। 2 सहसंयोजक बंध हो गए इनके बीच में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये सहसंयोजक आयनिक बंध मैं बता ही चुका हूँ। जैसे सोडियम क्लोरीन है तो आयनिक बंध बनेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, एक धातु हो या धातु, तो क्या बनता है आयनिक बंध। और दोनों ही अधातु हो, यहाँ पर तो दोनों सेम ही थे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों अधातु ही हो गए, तो कौन सा बंध बन गया, सहसंयोजक बंध। कार्बन भी अधातु है, ऑक्सीजन भी अधातु है। इसका देखते हैं क्या होगा, एक तरफ कार्बन लिख लो, एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ ऑक्सीजन, सही बात है। कार्बन की भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है। ऑक्सीजन को इसको 4 चाहिए, 4 है और 4 ही चाहिए, 8 करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन की भारी कक्षा में कितने हैं 6, 6, ठीक है, 8 है परमाणु क्रमांक इसका ऑक्सीजन का, 8 है तो उसको 2 चाहिए, टोटल 8 करने हैं भारी कक्षा में कुल मिला के। ठीक है, तो ये कार्बन को 4 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो देखो कार्बन के बना दिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के 6 ये बना दिए, सही है। ऑक्सीजन के इस वाले के भी 6 बना दिए, बोलो कोई दिक्कत परेशानी समस्या। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे, ये दोनों आपस में शेयर हो जाएंगे, ये दोनों थोड़े इधर इधर आ गए और ये दोनों आगे आगे खिसक गए, ये दोनों थोड़े पास पास आ गए, ये भी थोड़े इधर आ गए। होगा क्या, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। आप देख पा रहे होगे कार्बन को लगेगा कि ये 8 के 8 मेरे पास ही हैं, 8 हो गए कि नहीं इसकी भारी कक्षा में। ठीक है, ऑक्सीजन को लगेगा कि ये दोनों मेरे पास ही हैं, तो 2 2 4 2 6 8 हो गए कि नहीं इसकी भारी कक्षा में। ऐसे ही इस वाले ऑक्सीजन को लगेगा, तो यहाँ पर ये बन गया हमारा CO2। क्या बन गया, CO2। तो फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, बोलो हाँ या ना। ये तो बना दिया मैंने CO2, क्या बना दिया, ये बना दिया था मैंने ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कौन बनाएगा, आप लोग बनाओगे, और कौन बनाएगा, जल्दी बना के दिखा दो। हाँ, N2। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है इस चीज़ हम बना रहे हैं, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाई जा रही है। आपको नाइट्रोजन की बनानी, फटाफट बना के दिखा दो। अब बच्चों देखो मैं बता दे रहा हूँ नाइट्रोजन का, देख लो ध्यान से। नाइट्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, ये बात पता है आपको। इसको कितनी संयोजकता, कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 3 चाहिए, 3 लेके 10 करेगा, 3 लेके 10 करेगा, 10 करेगा मतलब भारी कक्षा में 8 करेगा, 10 करेगा मतलब भारी कक्षा में 8। कैसे, नाइट्रोजन है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरी में कितने हो जाएंगे 7, 5, 7 है ना टोटल, 1 2 3 4 5, तो इसको 3 और चाहिए, तभी तो 8 होंगे भारी कक्षा में, टोटल 10 तभी तो होंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 3 आपस में शेयर कर लेंगे, 3 3 3 3 3 3, 2 और बना दो, ये 2 और ये 2, समझ पाए मेरी बात को। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 5 इसके नाइट्रोजन के हैं, ये वाले 5 इस नाइट्रोजन के हैं, ये 5 शेयर कर लेगा 3 को, तो 8 हो गए, 3 3 6 8। ये वाले हैं तो इसके, लेकिन ये ले लेगा इस पे, तो नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बन गए, 1 2 3, 3 शेयर हुए तो 3 बॉन्ड। समझ पाया मेरी बात को। तो हमने ये सहसंयोजक बंध पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, सहसंयोजक बंध कैसे होते हैं। आयनिक बंध पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, समझ गए होगे। अब हमें क्या पढ़ना है, आयनिक बंध, आयनिक बॉन्ड और सहसंयोजक बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वो समझते हैं। मैं एक बार लिख दूंगा, उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, आयनिक या सहसंयोजक है, क्यों, वाई, जल्दी से जुड़ जाते हैं। चलो चलो मेरी बात सुनो,
दो चीजें हैं। आयनिक बंध कब बनता है? जब एक धातु हो और एक अधातु हो। पता है आपको ये बात? आयनिक बंध बनता कब है? जब ये इलेक्ट्रॉन अपना दे दे और ये ले ले, ये पूरा दे दे कि तू ले जा ऐश कर, इसको मिल जाएगा, और ये अपना दे देगा, तभी तो बनता है। मतलब एक धातु एक अधातु हो, ये आयनिक बंध है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? शेयरिंग वाला। शेयरिंग वाला मतलब इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए इलेक्ट्रॉन, मान लो दो दो चाहिए दोनों को, तो ये क्या सहसंयोजक बंध बना लेंगे, शेयर कर लेंगे आपस में शेयरिंग कर लेंगे। तो कौन सा ज्यादा मजबूत है? जिसने दे दिया कंप्लीट कि तू ले जा ऐश कर, या फिर शेयर जिसने किया है? जिसने पूरा दे दिया। शेयर क्या करे? पूरा दे दिया तो शेयर करना कहाँ हुआ? पूरा आयनिक बंध। अरे मेरी बात सुनो ध्यान से, तो आयनिक बंध ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है। पूछो क्यों? क्योंकि एक अमीर है एक गरीब है, उसने कह दिया कि ले जा तू, जा 10 रुपए ले जा, ऐश कर, खा पी मौज कर। तो वहां पर मतलब उनमें कोई मनमुटाव नहीं रहा, कोई मनमुटाव नहीं रहा, उसने दे दिए, उसने ये हुआ चलो मैंने इसकी मदद कर दी, उसके भी अच्छी भावना है, और जिसको मदद मिली वो भी कहेगा चलो मुझे मदद मिल गई, वो भी इसको दुआएं देगा, है कि नहीं? बंद उनके बीच में जो रिलेशनशिप बनेगी वो स्ट्रांग बनेगी, समझ रहे हो? लेकिन जो शेयरिंग वाली होती है, इसने कह दिया इसके बाद रोटी थी, इसके बाद सब्जी थी, उन्होंने कहा हम सब्जी रोटी शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में इसने सोचा कि मेरे पास तो सब्जी है, ये तो महंगी आती है, इसने कहा मेरे पास तो रोटी है, इसने इसके पास इसने लगा कि मैं रोटी नहीं दूंगा तो सब्जी रूगी थोड़ा ना खा लेगा, उसने कहा मैं अपनी रोटी ले जा रहा हूँ, इसने कहा मैं अपनी सब्जी ले जा रहा हूँ, टूट गया बंड। तो मनमुटाव रहेगा, शेयरिंग वाले में मनमुटाव रहता है। तो मजबूत कौन सा है? आयनिक मजबूत है, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। आयनिक मजबूत होता है और सहसंयोजक मजबूत नहीं होता, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज आप ये बताओ मुझे, जो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बंध होता है, किन किन के बीच में बनता है? हैं? धातु और अधातु, लिख लोगे ना? आयनिक बनता है धातु और अधातु के बीच, धातु दे देती है, अधातु ले लेती है। कोवैलेंट किसके बीच में बनता है? कोवैलेंट सहसंयोजक, सहसंयोजक वाला अधातु और अधातु के बीच में। अधातु ये भी अधातु, ये इसको भी चाहिए, इसको भी चाहिए, तो दोनों के बीच में क्या बनेगा? सहसंयोजक बंध। धातु धातु के बीच में कौन सा बनता है? धातु और धातु हैं? बनता ही नहीं है भाई। धातु धातु का मतलब उसको भी देना है, इसको भी देना है। मैं कह दूं सोडियम को भी इलेक्ट्रॉन देना होता है, एक इलेक्ट्रॉन, और कैल्शियम को भी देना होता है, दोनों देने वाले हैं, लेने वाला कोई है ही नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? तो इनमें कोई बंध नहीं बनेगा, इनमें रिएक्शन नहीं होगी। तो धातु धातु के बीच में कोई नहीं बनता है, धातु अधातु के बीच में आयनिक बनता है, और अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजक बनता है। बात समझ में आ गई आपको? दोनों डिफरेंस क्लियर हो गए, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। तो देखो बच्चों, अब अगला क्या आप समझोगे, कार्बन हमको मिलता कहाँ कहाँ पर है? तो कार्बन दो अवस्थाओं में मिलता है, तो मुक्त अवस्था में या फिर संयोजित अवस्था में, या फिर यौगिकों के साथ कह सकते हो, यौगिक में। तो कार्बन हमें कहाँ मिलता है? फ्री स्टेट मुक्त अवस्था, या तो मुक्त अवस्था में मिलेगा हमें कार्बन, या फिर यौगिक में, किसी यौगिक में, ठीक है। यौगिक का मतलब उसके साथ कुछ और भी होगा। यौगिक का मतलब ही होता है कि दो चीजों का, दो या दो से ज्यादा चीज जब मिलकर बनती है तो उसको यौगिक कहते हैं। ध्यान होगी ये वाली बात आपको। तो कार्बन हमें मिलता है एक तो मुक्त अवस्था में, एक यौगिकों में। यौगिक में तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है इसमें, ठीक है। ग्लूकोज C6H12O6 कार्बन है इसमें, ठीक है। CH4 मीथेन कार्बन है इसमें। ईथेन अभी बताया था C2H6 कार्बन है इसमें, ठीक है। C2H5OH, अच्छा मैंने क्या बताया था? ईथेन को वो बताया था एल्कोहल, वो स्टार्टिंग में मैंने गलत बता दिया यार। ईथेन नहीं, ये होता है एल्कोहल, ठीक है। C2H5OH, ठीक है। तो एथेन होता है, ये अलग है। तो C2H5OH ये होता है जो पीने वाली शराब जो होती है, ठीक है। तो इन सब में क्या है? कार्बन मिल रहा है हमको, समझ रहे हो? कार्बन मिल रहा है। मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था क्या? मुक्त अवस्था में तीन ही जगह मिलता है कार्बन, जिसमें भी दो ही आपको पढ़नी है केवल। मुक्त अवस्था में मतलब कि बिल्कुल उसमें कार्बन ही कार्बन और कुछ ना हो, ठीक है। तो ऐसी दो चीजें हैं, एक तो ग्रेफाइट, और एक हीरा। दो चीजें हैं यहाँ पर आपको। एक और है बकमिनिस्टर फुलरीन, क्या नाम है उसका? उसमें और मिलता है, ठीक है। फिलहाल आपको पढ़नी है हीरा और ग्रेफाइट। तो अब यहाँ पर जो कार्बन जो तीन मुक्त अवस्था में मिलता है ना, उनको कार्बन के अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप। जैसे आपने किसी ने शक्तिमान देखा है,
हैं? हमारे टाइम में हुआ करता था ना, आपने नहीं देखा होगा। तो कार जो शक्तिमान होता था वो एक और, मतलब एक और रूप था उसका। हाँ, कौन सा रूप था? नहीं, गंगाधर, गंगाधर। तो एक और उसमें रहता, तो वो जो शक्तिमान के दो अपर रूप थे, एक तो गंगाधर और एक शक्तिमान। तो ऐसे कार्बन के तीन अपर रूप हैं। कौन कौन से? यही। कौन कौन से? पहला ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट हो गया। दूसरा हीरा हो गया। तीसरा बक मिनिस्टर फुलेरीन। हिंदी में पता नहीं कैसे लिखा जाएगा, बक लिख रहा है क्या आपकी किताब में? देखना तो है बक मिस्टर फुलेरीन। तो कार्बन के तीन अपर रूप हैं, इन तीनों रूपों में कार्बन पाया जाता है। इतनी बात क्लियर है आपको? कोई दिक्कत बड़ी समस्या नहीं? ठीक है। अब जो ध्यान से समझते हो, एक एक तीनों चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रेफाइट। क्या पढ़ेंगे? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है भाई, देखते हैं। सबसे पहले अब आ जाएगा आपका ग्रेफाइट। अगर आपसे पूछे कि ग्रेफाइट के बारे में कुछ, ग्रेफाइट पर प्रकाश डालिए, तो अब क्या, एक लाइट लेकर जाना, उस पर ग्रेफाइट जहाँ लिखा उस पर लाइट मार देना, ठीक है, प्रकाश डाल देना उस पर? नहीं। अच्छा, तो ठीक है, ग्रेफाइट ले जाना। ग्रेफाइट प्रकाश डालने में ग्रेफाइट के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बता देना, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपर रूप है, मतलब कार्बन ही है। दूसरी बात क्या करोगे, इसकी संरचना के बारे में बात करोगे। इसकी संरचना हेक्सागोनल शेप होती है। हेक्सागोनल को हिंदी में क्या बोलेंगे? हेक्सागोनल, सम षटभुज। सम 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 कहने की आवश्यकता नहीं है, षटभुज, षटभुज का षटभुजाकार शेप होती है। पता नहीं, देखो लिखा होगा यार इसमें। तो क्या लिखोगे आप ग्रेफाइट में? षटकोण है, षटकोण है शेप। लेकिन चलो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पॉइंट वाइज लिख दे रहा हूँ ग्रेफाइट के बारे में। सबसे पहले क्या लिख दोगे? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का, कार्बन का अपर रूप है। दूसरा इसमें पॉइंट लिखोगे, एक कार्बन अन्य तीन कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। एक कार्बन तीन अन्य कार्बन के साथ सह संयोजक बंध बनाता है। दूसरी चीज, तीसरी चीज लिखोगे, इसकी संरचना कैसी होगी? संरचना षटकोण है। षटकोण समझते हो क्या? मतलब ये त्रिभुज, त्रिकोण, ये चतुर्भुज, जो भी बोलते हैं, ये पंचभुज, यह पंचभुज क्या है? पंचकोणीय है। और फिर ये बन गया, ये षटकोणीय। तो इसकी जो संरचना होगी, अभी ग्रेफाइट की संरचना देखें, सम षटकोणीय होगी, ठीक है। तो इतनी दो तीन चीजें लिख देना, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देना, ठीक है। अच्छा, एक दो चीजें और लिखवा दे रहा हूं इसमें। चौथा, इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या मतलब है इसका? समझो ध्यान से, मैं समझाता हूं क्या मतलब है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का। इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को।
ये वाला कार्बन कितने दूसरे, ये कार्बन है, ये सब कार्बन है, ठीक है। ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ रहा है? ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ रहा है? दो के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, बोलो हाँ या ना, ठीक है। जुड़ गया तीन के साथ, ये वाला कार्बन एक दो तीन, तीन के साथ जुड़ गया। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अब सुनो ध्यान से। आपको दिख रहे होंगे ये वाला कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ रहा है? एक दो तीन। ये वाला कार्बन के साथ जुड़ा रहा है एक दो तीन। ये वाला कितने के साथ जुड़ा रहा है? एक दो तीन। ये वाला दो के साथ, लेकिन एक तीसरा दिखाया नहीं है मैंने इधर, इधर से एक और जुड़ेगा। अब मैं ज़्यादा नहीं बना सकता ना, मैंने कुछ तो बना दिए। तो इसी तरीके से ये एक कार्बन अन्य तीन कार्बन के साथ जुड़ रहा होगा, इसमें एक कार्बन अन्य तीन कार्बन के साथ जुड़ रहा होगा। और इसके अलावा ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैंने दिखाने में तो ऐसे दिखाया यूं करके, मैं दिखा नहीं सकता था ना, लेकिन आप 3D में सोचो, ये यूं करके है। ये वाली चीज़ जो पूरी सतह दिख रही है ये यूं करके है, समझ पा रहे हो? और ये वाली सतह यूं करके है। तो ग्रेफाइट में ये जो षटकोणे कार्बन ये सतह होती हैं, मतलब ऐसे, फिर इसके नीचे फिर एक दूसरी होगी, फिर उसके नीचे दूसरी, फिर उसके नीचे दूसरी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जिसका स्ट्रक्चर कैसा है ये, मतलब आप इसको ऐसे मत समझो, ऐसा समझो, ये यूं है। ये एक कार्बन अन्य तीन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, एक कार्बन अन्य तीन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, एक कार्बन अन्य तीन कार्बन के साथ। इसी तरीके से इस वाली लेयर में एक कार्बन अन्य तीन, सतह, लेयर मतलब सतह। तो ऐसी कार्बन, ये जो कार्बन एक कार्बन तीन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, ऐसी सतह हैं। ये पूरी एक सतह अलग, उसके नीचे एक सतह अलग, उसके नीचे एक सतह अलग, उसके नीचे एक सतह अलग। समझ पा रहे हो? देखो हम अंदर तक की बात समझ रहे हैं यहाँ पर। जो हम ग्रेफाइट देखा है आपने कहीं पर? हाँ, पेंसिल के अंदर जो काला काला होता है ग्रेफाइट है वो, समझ रहे हो? वो ग्रेफाइट का होता है। शेल के अंदर कभी शेल खोल के देखोगे, एक पतली काली काली से वो निकलती है, वो ग्रेफाइट की होती है वो, ठीक है। तो उसके अंदर की बात समझ रहे हैं, वो अंदर से होता कैसा है, मतलब उसके अंदर जो परमाणु हैं वो किस तरीके से व्यवस्थित हैं ग्रेफाइट के अंदर, वो चीज़ समझ पा रहे हैं। जब हम ये चीज़ समझ पाएंगे तभी हम उस चीज़ का यूज़ कर पाएंगे अलग जगहों पर भी, और कोई हम उससे इन्वेंशन कर पाएंगे, कुछ आविष्कार कर पाएंगे, जब हमें सारी चीज़ें पता होंगी। जिसको ये सारी चीज़ें नहीं पता, उसको पता ही नहीं, उसके लिए तो जैसा वो ग्रेफाइट है पेंसिल की नोक जैसी है, वैसी उसकी पेंसिल की बाहर की वो जो वो होती है लकड़ी, वो है। उसके लिए दोनों एक जैसी चीज़ें, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं है, बहुत अंतर है। तो हम यहाँ पर ग्रेफाइट को समझ रहे हैं कि उसके अंदर होता क्या है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ग्रेफाइट की ये लेयर है इस तरीके से, मतलब यूं करके ये लेयर लगी हुई है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल कोई समस्या परेशानी है? हर एक लेयर में एक कार्बन अन्य तीन कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको 4। इस वाले कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। इसके जो तीन कार्बन थे, ये वाला ये वाला ये वाला, इसके 3 कार्बन ने 3 शेयर कर लिए, इसके 3, इसके 3, इसके ये, मतलब इस कार्बन ने ये 3 के साथ शेयरिंग कर ली। अरे इधर ध्यान से सुनो सिमरन, इस कार्बन ने, ये वाले दोनों मिल गए, ये दोनों भी इसके पास, ये तो 3 इसी के थे, ये दो दो की एक एक की शेयरिंग हो गई, तो इस पर 3 तो शेयर कर लिए इसने, 3 के साथ एक तो बचा होगा, 4 होते हैं उसके पास भारी कक्षा में। अभी थोड़ी देर पहले बताया कार्बन अगर है तो उसकी भारी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 ने तो शेयरिंग कर ली, एक तो छूट गया, वो ये रहा, समझ रहे हो ना, वो ये रहा। तो मैंने यहाँ पर लिखवाया था एक कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, इसकी संरचना षटकोणे होती है। ये षटकोणे संरचना है, देखो है कि नहीं, षटकोणे संरचना होती है। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा मुक्त इलेक्ट्रॉन,
और ये जो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मतलब जब विद्युत कहीं प्रवाहित होती है, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक होता है। अगर कहीं पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी विद्युत प्रवाहित होगी, अन्यथा विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित हो जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है क्योंकि इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है। वही लिखवाया है, इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अतः इससे सबके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अभी देखो हीरे का बताऊंगा, हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देखते रहो ध्यान से। समझ गए मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां से आया? हाँ हाँ, हर एक के पास एक एक है, हर एक कार्बन के पास। तो इस स्ट्रक्चर में हर एक कार्बन के पास क्या है? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इस संरचना, स्ट्रक्चर में संरचना, अतः इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। समझ गए मेरी बात को? यहां तक कोई समस्या परेशानी नहीं है। अगर ग्रेफाइट के बारे में पूछेगा तो इतना सब आपको करना पड़ेगा। 4-5 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा, आपके पक्के हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल 100%। जल्दी से इसको नोट करो, फिर मैं आपको हीरा समझाता हूँ, हीरा क्या होता है। तो बच्चों अब हमें समझना है हीरे के बारे में। मैं इसी में एडिट कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा हीरा, और स्ट्रक्चर इसका बदल जाएगा। अच्छा, विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो सकती है तो इसको विद्युत का सुचालक कहा जाएगा। कौन था? ये ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक था। क्या था? सुचालक। वर्ड लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान रखना है इस वर्ड को। हाँ, सुचालक, सुचालक कह सकते हो। अब ध्यान से देखना, पॉइंट बना सकता था 5वां, विद्युत के सुचालक होते हैं। अब हमें क्या लिखना है? हीरा। हीरे को समझना है। ये भी कार्बन का अपर रूप है, मतलब इसमें भी कार्बन ही कार्बन। अभी जब ग्रेफाइट देखा था तो उसमें कार्बन ही कार्बन तो बनाए थे सारे मैंने, और कुछ नहीं था। हीरे में भी केवल कार्बन ही कार्बन, कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का ये भी अपर रूप ही है। इसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बनों के साथ जुड़ा रहता है, सहसंयोजक बंध बनाता है। समझ रहे हो? एक कार्बन अन्य 4 के साथ। इसकी संरचना कैसी होती है? चतुपार्श्वीय, पार्श्वीय, टेट्राहेड्रन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, होती है। चतुर्पार्श्वीय वैसे सही लिखा है मैंने, पार्श्वीय। ठीक है, चतुर्पार्श्वीय। इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना अभी मैं बना के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। किसका? डायमंड का। तो इसमें होता क्या है? मान लो एक कार्बन ये है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पर, ये इस जगह पे कार्बन है। ये कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होगा। एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। बना दूं 4 कार्बन यूं करके, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक बीच में है। ये बीच वाला इससे 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 और इससे जुड़ा हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया? टेट्राहेड्रन, चतुर्पार्श्वीय संरचना बन गई। ठीक है, संरचना कैसी हुई? चतुर्पार्श्वीय। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूँ? एक कार्बन यहाँ बैठा है और 4 कार्बन ये हैं। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ रहा है, मतलब एक कार्बन यहाँ होएगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक ये। ठीक है, मतलब ये जुड़ा है, इस ये जुड़ गया इससे, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया। ये बाहर की तरफ है, ये वाला बाहर की तरफ है, इसलिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, ये जो आपको ट्राइपॉड दिख रहा है, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन यहाँ पर है, 3 वहाँ नीचे हैं और एक यहाँ मान लो। समझ गए? ठीक है, हाँ क्या? हाँ भी कोई बात नहीं, ट्राइपॉड बच्चे समझते हैं। समझ गए? इसका स्ट्रक्चर समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी समझ गए, टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर वगैरह। इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसमें। अच्छा आप खुद सोचो, जब ये वाला कार्बन ये
चार चार शेयर हो ही गए इसके, इससे बना दे रहा हूँ, ये बीच में कार्बन था, कार्बन बना दो, ठीक है, ये काले से बना दे रहा हूँ। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने अन्य चारों से शेयरिंग कर ली, तो कितने हो गए इसके पास, बाहरी कक्षा में 8 हो गए, बस अब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अतः ये क्या होगा, ये विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकती, क्या होता है, कुचालक, वो था सुचालक और ये कुचालक। समझ गए मेरी बात को। चमक बहुत ज़्यादा होती है, अत्यधिक अत्यधिक चमकीला होता है। क्यों होता है अत्यधिक चमकीला, क्यों होता है अत्यधिक चमकीला, इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो कैसा है, इसके स्ट्रक्चर की वजह से, इसकी जो शेप होती है, इसमें एक बार प्रकाश घुस गया तो बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। अब कोई चीज़ है, एक बार उसमें प्रकाश अगर जाता है तो बाहर निकल जाता है, तो ज़्यादा चमक नहीं पाता, इसके अंदर जैसे ही प्रकाश घुसता है ना, उसके अंदर ही घूमता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, तो चमक जाता है एकदम से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो हीरा इसलिए चमकता है। तो हीरे के बारे में सारी बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इसके बाद बकमिनिस्टर फुलरीन, ये किसका, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, एक साइंटिस्ट है उन्हीं के नाम पे रखा गया है। बकमिनिस्टर फुलरीन जो भी थे उन्होंने इसका आविष्कार किया। तो तीसरा बार आता बकमिस्टर फुलरीन, इसमें अच्छा एक चीज़ और ध्यान से समझ लेना, ये दोनों जो संरचना थी ये एक विशाल संरचना होती हैं, ग्रेफाइट की कह लो चाहे किसकी कह लो, ग्रेफाइट की या हीरे की। ग्रेफाइट हीरे की जो संरचना होती है एक विशाल संरचना होती है, बहुत सारे कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। ये तो मैंने यहाँ पर क्या दिखाए, ये तो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था, मतलब ये एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन 4 कार्बन से, और ये वाला कार्बन अन्य 4 से जुड़ा होगा। समझ रहे हो ध्यान से, जैसे बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, अब तक मैं जो पढ़ाता आ रहा था, जैसे मैंने मान लो ये कहा था वाटर ले लो, वाटर, तो जो वाटर का अणु होता है, वाटर का जो अणु होता है, इसमें क्या एक ऑक्सीजन का अणु, उसके साथ 2 हाइड्रोजन के अणु, सॉरी परमाणु, ये एक ऑक्सीजन का उसके साथ 2 हाइड्रोजन के, ये ऑक्सीजन का इसके साथ 2 हाइड्रोजन के, मतलब इसके परमाणु, इसके अणु में केवल 3 परमाणु होते हैं। जो पानी का जो अणु होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, 3। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन अगर मैं ग्रेफाइट का जो एक अणु है या फिर हीरे का, ये तो हीरे का है फिलहाल, हीरे का अगर एक अणु लोगे तो उसमें कितने कार्बन होंगे, असंख्य, मतलब एक से एक कार्बन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन जुड़ा होगा, मतलब बहुत बड़ी श्रृंखला बन जाएगी। तो जो कार्बन से कार्बन जुड़ने की वजह से इसकी जो संरचना, अणु की जो संरचना होगी उसमें इनफाइनाइट असंख्य कार्बन होंगे। समझ रहे हो ना, समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऐसी ग्रेफाइट में, ऐसी इसमें, ग्रेफाइट में भी जो ऊपर लेयर दिखाई थी उसमें कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, इतने सारे कार्बन जुड़ रहे होंगे आपस में कि उसका जो अणु बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा, उसमें असंख्य कार्बन होंगे। समझ गए। लेकिन जो बकमिनिस्टर फुलरीन है इसका जो अणु होता है इसमें 60 कार्बन होते हैं। कितने, 60 कार्बन जुड़े होते हैं फुटबॉल की शेप में। बकमिनिस्टर फुलरीन का जो अणु होता है, मतलब अगर मैंने आपको बकमिनिस्टर फुलरीन दे दिया इसमें कि भाई ये लो, ये मैंने दे दिया, ये क्या है, बकमिनिस्टर फुलरीन है। अब कोई भी जो पदार्थ है दुनिया का वो अणु से मिलकर बना है, अणु परमाणु से मिलकर बना है। तो ये कोई पदार्थ है तो इसमें बहुत छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा ये, ठीक है। वो जो अणु हैं वो परमाणु से मिलकर बने होंगे। इसके जो परमाणु होगा उसमें 60 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी 60 कार्बन होंगे इसके परमाणु में, सॉरी अणु में कितने परमाणु होंगे, 60 परमाणु। 60 परमाणु मतलब 60 कार्बन होंगे, 60 कार्बन जुड़े रहते हैं। अब मैं इसका स्ट्रक्चर इसमें दिखा दे रहा हूँ बुक में, फुटबॉल की शेप में 60 कार्बन जुड़े रहते हैं। बच्चों ये देख सकते हो इस तरीके का बकमिनिस्टर फुलरीन का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 60 कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसकी जो अणु की संरचना होती है वो विशाल नहीं होती, विशाल नहीं होती, केवल 60 ही होते हैं। लेकिन इनके जो अणुओं की संरचना होती है इसमें जो एक एक अणु होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है। हीरे में, ग्रेफाइट में बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़े रहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो मैंने आज कार्बन के अपर रूप तक आपको पढ़ा दिया। कहाँ तक पढ़ा दिया, कार्बन के अपर रूप तक। अभी हमें कार्बन के बारे में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कल जो पढ़ाऊंगा, श्रृंखलन। क्या,
हिंदी इंग्लिश में बोल रहे हैं कैटेनेशन। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये विशाल संरचना बनती है, मतलब उसमें यही बताया जाएगा, सुन लो ध्यान से, उसमें यही बताया जाएगा कि कार्बन कार्बन क्यों एक दूसरे से बहुत सारे कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो एक से दूसरा कार्बन, दूसरे से तीसरा कार्बन, ऐसे बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़ जाते हैं, एक विशाल संरचना बना लेते हैं, ठीक है, विशाल अणु बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम इसको श्रृंखलन बोला जाता है, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से, दूसरे का तीसरे से, बहुत सारे कार्बन का आपस में जोड़ना क्या है, श्रृंखलन कहलाता है, जो कि हम कल पढ़ेंगे। और भी कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। इतनी सब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन के यौगिकों को पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट कार्बन के यौगिक हैं, जो कार्बन से बने होते हैं। फिर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर चौथा चैप्टर मतलब कल हो सकता है, कल या परसों में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। शेयर कर देना वीडियो बस।